आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज फिर से हम बात करेंगे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। कल हमने बात की थी दो फिल्मों के जिक्र किया था, नमक हराम और आनंद। तो अ, खन्ना साहब, जैसा कि आपको मालूम है, शायद आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि खन्ना साहब यानी राजेश खन्ना किसी भी एक फॉर्मूले का पालन नहीं करते थे। जब वो फिल्म को चूज करते थे, चुनते थे, तो कोई उनका फॉर्मूला नहीं होता था कि मुझे इस तरह की फिल्में करनी है, इस तरह की नहीं करनी है। और वो पूरी फिल्म को देखने की बजाय, स्टोरी को देखने की बजाय कई बार सिर्फ एक कैरेक्टर देखते थे कि मुझे क्या कैरेक्टर करना है। अगर वो चरित्र अच्छा होता था, उनको लगता था कि ये चरित्र कुछ करेगा पर्दे पर, इसको करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, तो वो सिर्फ उस कैरेक्टर को देख करके काम करते थे। जबकि अमिताभ बच्चन इस तरह से नहीं करते थे। वो सिर्फ कैरेक्टर को नहीं देखते थे, वो पूरी फिल्म की स्टोरी को देखते थे। कई फिल्में मैं आपको बताऊं राजेश खन्ना साहब की, जहां उन्होंने सिर्फ कैरेक्टर को देख करके बात की है। जैसे एक फिल्म थी अनुराग और दुश्मन। ये फिल्में वो थी जो लीक से हटकर जो फिल्में थी। और एक फिल्म थी दाग। अब देखिए, यहां पर जो राजेश खन्ना आपको दिखाई देंगे वो बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देंगे। और ये उनका जो चलन था वो पूरा उनके करियर में आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। उन्होंने कई रिस्क भी लिए। एक फिल्म थी फिर वही रात, डैनी डेनजोंगपा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म। ऐसे ही एक फिल्म थी रेड रोज, जिसमें राजेश खन्ना को साइकोपैथिक एक जो व्यक्ति है कि भाई, जो साइको है और वो किस तरह से लड़कियों को मारता है। रेड रोज 1980 में प्रदर्शित हुई। तो इस तरह की फिल्में राजेश खन्ना इसलिए करते थे क्योंकि वो सिर्फ कैरेक्टर को देखते थे। और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि लोग जो आएंगे वो मुझको देखने के लिए आएंगे कि भाई राजेश खन्ना फिल्म में क्या कर रहा है। तो इस तरह से राजेश खन्ना को अपने ऊपर, मतलब अपने कैरेक्टर पर जो वो करते थे उस पर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था राजेश खन्ना को। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन को भी कॉन्फिडेंस था। और हम उनके द्वारा अभिनीत किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी फिल्म के किसी भी पात्र को हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि इन्होंने पात्र पर काम नहीं किया। अमिताभ बच्चन पात्र पर भी जबरदस्त काम करते थे और वो पूरी फिल्म की कहानी पर फोकस करते थे। बहुत ज्यादा वो इस चीज पर एनालिसिस करते थे, विश्लेषण करते थे। राजेश खन्ना अभिनीत दाग एक ऐसी फिल्म थी, यानी उसका विषय ऐसा था जो कि हिंदी सिनेमा में बेहद असफल हो सकता था अगर उसे गलत तरीके से डायरेक्ट किया जाता। तो ये जो डायरेक्शन था, ये अगर सही तरीके से काम करता है तो फिल्म हिट होती है। तो डायरेक्टर अगर अ, यश चोपड़ा टाइप हो तो फिर फिल्म का पिटना की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम रह जाती है। यह एक ताज्जुब की बात है कि दाग जो फिल्म थी वो बहुत ज्यादा सफल हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यश चोपड़ा और राजेश खन्ना की जोड़ी फिर से नहीं बन पाई। हालांकि ये एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए था। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि एक जोड़ी ने कोई फिल्म बनाई और वो फिल्म हिट रही और उसके बाद में उस चीज को, उस जोड़ी ने कभी कोई प्रोजेक्ट पर काम किया ही नहीं। तो ये रहा। और जहां एक तरफ अ, यश चोपड़ा ने दीवार की पतवार संभाली, जिसने एक तरह से राजेश खन्ना की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए मोहर बंद कर दिया था। तो राजेश खन्ना को ना सिर्फ यश को उसी
आदमी यानी अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हुए देखना का शिकार होना पड़ा या जूझना पड़ा, जो उनका ताज छीनने वाला था। मैं बात अमिताभ बच्चन साहब की ही कर रहा हूं। और वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना साहब, सलीम जावेद, जो जोड़ी है मरी थी, उनके गुस्से का शिकार भी हुए। लेखकों की वो जोड़ी जिसे वास्तव में राजेश खन्ना ने ही ढूंढा था। आपको ये शायद मालूम हो कि सलीम जावेद बहुत अच्छे आपके स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और स्टोरी राइटर रहे हैं। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में वास्तविक स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो सलीम जावेद साहब को ही इस चीज का श्रेय जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट बहुत लोगों ने लिखी, स्टोरी बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन उसका जो स्क्रीन प्ले है वो कैसे बनेगा, सलीम जावेद के आने से पहले उस तरह से फिल्मों में काम नहीं होता था। लेकिन ये रिकमेंडेशन में राजेश खन्ना का बहुत ज्यादा हाथ था। लेकिन राजेश खन्ना से कुछ जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, मैं उसको कोई जानबूझकर होने वाली गलती में शुमार नहीं करता। कुछ ऐसी गलतियां हुई जो कि उनकी आदत में शुमार थी। जिस तरह से राज कपूर साहब कभी कोई फिल्म हिट हो जाती थी तो वो सिर्फ आई शब्द का यूज करते थे कि भाई मैंने किया, मैंने ऐसा किया। वो कभी हम शब्द का यूज नहीं करते थे, है ना। तो इस वजह से उनकी और नरगिस दत्त की जोड़ी टूट गई, क्योंकि वो हर जगह पर हर चीज का, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो दिल से करते थे, लेकिन श्रेय लेते समय जब आप किसी के सामने बात करें तो आपको पूरी टीम की बात करनी चाहिए, सिर्फ अकेले खुद की बात नहीं करनी चाहिए। तो राज कपूर ने कभी वी शब्द का यूज नहीं किया, उन्होंने आई शब्द का यूज किया कि मैंने ऐसा किया। और ठीक राजेश खन्ना साहब के बारे में भी यही बताते हैं कि जब किसी भी फिल्म के बारे में जब उनसे पूछा जाता था तो राजेश खन्ना उसमें सिर्फ अपनी ही बात किया करते थे। और ये जो चलन था, इस चलन की वजह से लेखक जोड़ी सलीम जावेद बहुत ज्यादा खफा हो गई थी, क्योंकि उनके मुताबिक अगर किसी फिल्म में, यानी सलीम जावेद के मुताबिक अगर किसी फिल्म में कोई कैरेक्टर एस्टेब्लिश होता है या जो चलता है, वो जो कैरेक्टर कैरेक्टर अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन उसको जो मूवमेंट देती है चीजें, वो सब वो डायलॉग, स्क्रीन प्ले और स्टोरी, और यही चीज तो होती है कि जो किसी किरदार में रंग भरती है। तो जब से सलीम जावेद साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब से लेखकों की पूछ होने लगी, उनका कहीं कहीं नाम भी यूज होने लगा, उन्हें पैसे भी पूरे मिलने लगे। नहीं तो कोई लेखकों को पूछता तक नहीं था। अब देखिए साहब, राजेश खन्ना की लेट लतीफी क्या थी या उनका व्यवहार क्या था, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लेट लतीफी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। लेट लतीफी का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता। कई लोगों की आदत होती है लेट आना। लेकिन जैसे मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बारे में भी बताया था या गोविंदा के बारे में बताया था कि लेट तो ये भी आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो कि अपने सही समय पर आते हैं या आते थे। तो जो फिल्म जब बनती थी तो शेड्यूल उनके हिसाब से सेट किया जाता था कि भाई वो लेट आएंगे, जब जितने बजे बोला जाएगा उससे करीब 3-4 घंटे बाद में आते हैं अगर वो कलाकार, तो उनका जो अरेंजमेंट है, उनकी शूटिंग का अरेंजमेंट है, वो उसी तरह से कर लिया जाता था। किसी को मान लो 9 बजे आना था और वो दोपहर में 2 बजे आ रहा है, तो ये मान के चलते थे कि भाई शूटिंग जो है वो 2 बजे से शुरू होगी, तो 2 बजे से पहले उस चीज पर सेट लगाने पर काम नहीं किया जाता था। काम तभी किया जाता था जब 2 बजे वो आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी और सिर्फ राजेश खन्ना साहब ही इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं थे। हाँ, जब वो कलाकार, जितने भी कलाकारों पर ये तोहमतें होती हैं कि साहब ये लोग लेट आते हैं, सलमान खान पर भी ये चीज है, आज की तारीख में भी है, पहले भी थी, लेकिन जब जब जो जो लोग लेट आते थे, संजीव कुमार साहब भी लेट इसलिए आते थे, अगर उनकी बात कहें हम, कि कुछ लोग होते थे कि भाई शूटिंग 3 शिफ्ट तक शूटिंग करते थे,
तो रात हो जाती थी और उसके बाद में फिर मिलने मिलाने का दौर, पार्टीज होने का दौर। तो ये लोग सुबह 3 या 4 बजे तक तो इनकी पार्टीज चलती थी और उसके बाद में फिर सोना भी होता था। सोते थे करीब 4-5 घंटे, उसके बाद में फिर ये अपनी लोकेशन पर पहुंचते थे। तो कारण ये भी होता था कि कुछ लोगों के लिए ये सारी चीजें, उनका एक सिस्टम होता है। कुछ लोग शूटिंग से परहेज करते थे, कुछ लोग शिफ्ट समझते थे लेकिन शिफ्ट को खत्म होते ही सीधा घर जाते थे। वो बहुत कम पार्टीज वगैरह का यूज करते थे या शिफ्ट कम लेते थे, 3 की जगह 2 शिफ्ट में काम करते थे। तो अब ये सारी चीजें रहती थी। तो अब मैं तुम्हें जो, आप लोगों को जो बताने के लिए आया हूं यहाँ, वो ये है कि अमिताभ बच्चन की जब फिल्म जंजीर रिलीज हुई तो ये मन बना लिया गया था कि सब अमिताभ बच्चन को ही अगला स्टार, सुपरस्टार होना है, क्योंकि उनमें जो क्वालिटी देखी लोगों ने, कि ये देखा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन जो है वो हर चीज में परफेक्ट है। एक्टिंग में उनका कोई जवाब नहीं, साथ में वो वक्त के बड़े पाबंद, अनुशासन के बड़े पाबंद। और जो व्यक्ति चाहे कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही जीनियस हो, लेकिन अगर वो अनुशासन में नहीं है, अगर वो वक्त का पाबंद नहीं है, तो सिर्फ उसका टैलेंट या उसकी जो जीनियस है वो कुछ नहीं कर सकती है। तो अमिताभ बच्चन में टैलेंट भी था। अब मतलब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जब इस तरह की बातें करता हूं तो मैं खुद अटक जाता हूं बात बोलने में। क्योंकि अगर हम बताने बैठे अमिताभ बच्चन के एक पहलू को, तो बहुत सारे पहलू ऐसे पैदा हो जाते हैं जिस पर हम पूरी तरीके से बात कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो राजेश खन्ना का उस समय रवैया क्या होता था और अमिताभ बच्चन का जो रवैया क्या होता था, उनमें जमीन आसमान का फर्क पाया गया। जहां राजेश खन्ना कम से कम 5 या 6 घंटे लेट आते थे, या कई बार बताते हैं कि आते ही नहीं थे, वो बहुत नखरे करने पर आते थे, वहीं अमिताभ बच्चन अगर सुबह 7 बजे आना है तो वो 6:30 बजे तो आपको लोकेशन पर दिखाई देते थे। जब स्टूडियो खुलता भी नहीं था या खुल जाता था या कुछ ऐसा होता था कि कोई दिखता ही नहीं था, उस समय अमिताभ बच्चन स्टूडियो में आकर के बैठ जाते थे। और ये तरीका अमिताभ बच्चन का आज की तारीख में भी यही है। अमिताभ बच्चन घर से पूरा होमवर्क करके आते हैं, स्क्रिप्ट पर पूरा काम करते हैं, पूरा होमवर्क करके आना, स्क्रिप्ट उनके पास में रहती है और फिर वो सेट पर आते हैं। और अगर उनकी स्क्रिप्ट में अगर 570 शब्द लिखे हुए हैं, अगर किसी सीन में, है ना, अगर उसमें 570 शब्द की बजाय अगर 572 या 573 शब्द अगर चेंज कर दिया जाए कि भाई 2-3 शब्द अगर उसमें बढ़ा दिया जाए, तो अमिताभ बच्चन उस चीज को शूट नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन का होमवर्क इतना जबरदस्त होता है कि वो 570 शब्द पर ही काम करते थे उस समय, या जितने शब्द स्क्रिप्ट में होते थे। ये मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में एक खास बात होती थी कि वो मूवमेंट जब लेते थे तो मूवमेंट के हिसाब से उनके डायलॉग्स चलते थे, चिपक करके डायलॉग्स चलते थे। ये चीज राजेश खन्ना के साथ में भी थी, लेकिन राजेश खन्ना स्क्रिप्ट को उतना देखते नहीं थे, रटते नहीं थे। वो स्क्रिप्ट को देखा और उसको अपने अंदाज में बोला, लेकिन अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट के शब्द को टच से मस नहीं करते। कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल बातचीत होती है उस पर अमिताभ कुछ फेरफार कर रहे हैं, लेकिन जहां पर सीन बहुत ज्यादा गहराई वाला सीन है, जैसे दीवार फिल्म में मंदिर वाला सीन है, जैसे बहुत ज्यादा इंटेंस सीन होते हैं जिनकी डबिंग हो ही नहीं सकती। अब चाहे तो वो ट्रेजिकल सीन हो, चाहे वो कॉमिकल सीन हो, चाहे वो ट्रेजिक कॉमिकल सीन हो, चाहे वो थ्रिलिंग वाले कोई भी चीज हो, उसमें अमिताभ बच्चन अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं घटाते बढ़ाते। तो लेखकों के वो हमेशा प्रिय रहे हैं, इसलिए क्योंकि लेखक हमेशा ये चाहता है कि भाई वो चीज बोली जाए जो मैंने लिखी है। क्योंकि हर इंसान यही चाहेगा कि भाई मेरे बनाई हुई चीज में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस, किसी तरह के कोई कर्टेलिंग, कोई मतलब एडिशन, कोई ओमिशन, कोई एलिप्सिस नहीं होना चाहिए। तो वही चीज होती थी अमिताभ बच्चन की तरफ से कि जो उनको दिया जाता था वो अमिताभ बच्चन सिर्फ उस पर काम करते थे। और दूसरी तरफ राजेश खन्ना का जो टेक्निक था वो बिल्कुल अलग था।
वो अपने अंदाज में बोलते थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपने अंदाज में बोलते थे। वो किसी चीज को रटते नहीं थे। कई बार तो स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी उनके पास। सेट पर आते थे तब उनको कोई स्क्रिप्ट देता था, स्क्रिप्ट को देखा 2 मिनट में, 3 मिनट में, और उसके साथ में ही प्रोजेक्शन शुरू। ये बहुत लोगों का तरीका रहा है कि ऑल ऑन एन इंस्टेंट वो स्क्रिप्ट को मंगाते हैं और उसको फिर विजुअलाइज करते हैं, उसको दिमाग में कॉनिटेट करते हैं, और उसके बाद में वो पर्दे पर वैसा का वैसा कैरेक्टर को पकड़ते हुए उस चीज को बोल देते हैं। ये उनको तजुर्बा भी है और ये उनका एक जीनियस भी है। मैं उसको जीनियस ही मानता हूं। तो यहां पर यह था कि सलीम जावेद साहब को उन्होंने, यानी राजेश खन्ना साहब ने कई बार इस तरह से, जैसे फिल्मों में बोलने की बात आती थी, कभी श्रेय लेने की बात आती थी, तो राजेश खन्ना सिर्फ खुद का ही नाम लेते थे, यह बताया जाता है। और वो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं पर भी। ये चीज सलीम और जावेद को बहुत ज्यादा अखरती थी। तो यहां से बात ये चालू हुई कि एक नया विकल्प देखा जाने लगा, और वो विकल्प देखा जाने लगा अमिताभ बच्चन के रूप में। देखिए साहब, राजेश खन्ना को अगर कोई पटखनी दे सकता था तो वो अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार ही पटखनी दे सकता था। पटखनी मतलब उनको वो चेज कर सकता था, जो उनका एक सब्स्टिट्यूट से भी कहीं ज्यादा हो सकता था। क्योंकि राजेश खन्ना साहब हैं, वो अपनी एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटेंस है, लेकिन अमिताभ बच्चन है ना, वो हर फन मौला है। अमिताभ से आप कोई भी रोल करने के लिए बोलिए, अमिताभ बच्चन हर एंगल पर बिल्कुल परफेक्ट है। राजेश खन्ना बहुत ज्यादा इंटेंस है। अगर वो एक कैरेक्टर को पकड़ के बात करते हैं ना, तो वो उस कैरेक्टर में इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं, इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं कि उनको टच करना मुनासिब नहीं है। फिर अमिताभ बच्चन के लिए भी टच करना मुनासिब नहीं है। कई फिल्में आप देखिए, अमर प्रेम देखिए, अमर प्रेम में वो बहुत इंटेंस तरीके से काम करते हैं। अब उनकी अमर प्रेम को बताऊंगा, और एक स्वर्ग फिल्म आई थी उनकी 1991 में, क्योंकि बात तक भी राजेश खन्ना का ये एहसास रहा कि वो बहुत इंटेंस जब सीन करते हैं, वहां पर उनके सामने कोई दिखाई नहीं देता। गोविंदा बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन जहां पर स्वर्ग फिल्म में, जहां पर भी राजेश खन्ना कोई डायलॉग बोल रहे हैं, वहां गोविंदा उनके सामने दिखाई दे ही नहीं रहे। हालांकि गोविंदा बोलते हैं भाई स्क्रीन स्टीलर हैं, वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो सबका ध्यान गोविंदा पर चला जाता है। अब चाहे उनके साथ संजय दत्त हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे इवन अमिताभ बच्चन हो, जैसे छोटे मियां बड़े मियां में आपने अमिताभ बच्चन को देखा और गोविंदा को देखा, उसी तरह से हम, एक फिल्म आई थी 1991 में, बड़ी फेमस फिल्म थी, जुम्मा चुम्मा दे दे। उसमें गोविंदा और अमिताभ बच्चन साथ में थे। तो जब गोविंदा जब अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो हमको 2 मिनट के लिए अमिताभ बच्चन नजर नहीं आते। लेकिन वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज राजेश खन्ना के साथ नहीं थी, कि राजेश खन्ना के सामने जब गोविंदा ने कोई स्क्रीन शेयर की, या कोई भी कलाकार था, चाहे राजेश रोशन रहा, चाहे ऋषि कपूर साहब रहे, कभी फिल्म थी निशाना, या आखिर क्यों में, मतलब कई फिल्में जो उनकी आती हैं। अब एक फिल्म आई थी उनकी, अगर तुम ना होते, राज बब्बर साहब के साथ में। तो जब राज बब्बर बोलते हैं तो राज बब्बर बोलते हैं, ऐसा लगता है क्योंकि राज बब्बर भी बड़े खतरनाक है जब बोलने में आते हैं, वो भी स्क्रीन स्टीलर है। जब वो आते हैं तो उनका तो मैं किसी दिन अलग से आपको बताऊंगा। राज बब्बर के बारे में तो खैर किसी ने इतनी गहराई से बात नहीं करी, लेकिन राज बब्बर साहब का भी अपना एक तिलिस्म है। लेकिन राजेश खन्ना जब राज बब्बर के सामने आते हैं तो राज बब्बर भी बड़े छोटे दिखाई देते हैं। तो राजेश खन्ना का जो तिलिस्म था, वो इतने इंटेंस होकर के काम करते थे कि बस, मैं आपको क्या कहूं, एक फिल्म थी अगर तुम ना होते, कहीं मैं एग्जांपल लेता हूं। आपने कई शॉट में देखा होगा, राखी, सॉरी, रेखा रेखा जब बात करती हैं किसी फिल्म में, जब कोई कैरेक्टर को निभाती है, तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस होकर के बात करती हैं। मैं रेखा की बाद वाली फिल्मों की बात कर रहा हूं। जो फिल्म उन्होंने दो अनजाने के बाद से जो रेखा में जो परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन, और सलामे इश्क, जो मुकद्दर का सिकंदर के बाद से जो रेखा के जो मतलब एक्टिंग में जिस तरह के मतलब चेंजेस हुए, पॉजिटिव चेंजेस हुए बहुत जबरदस्त तरीके से,
इतने होने के बावजूद भी अगर कभी रेखा और राजेश खन्ना एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो आप फिल्म देखिए अगर तुम ना होते में राजेश खन्ना और रेखा। तो रेखा को जो राजेश खन्ना ने लास्ट में एक शॉट था जहां पर राजेश खन्ना ने अपनी बेटी को भेज दिया था कहीं बोर्डिंग वगैरह में। तो रेखा उनसे पूछती है कि भाई ऐसा क्यों किया। तो राजेश खन्ना उनको जवाब देते हैं और जो जवाब जो देते हैं वो जवाब देने में जो राजेश खन्ना की तलखियां जो होती हैं भाई रेखा उनके सामने दिखाई देती ही नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप उस सीन को देखिएगा। कुछ लोग ऐसी चीजों की बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये इस समय तक आते आते राजेश खन्ना का जो सितारा था वो बुझने की कगार पर था। हालांकि वो फिल्म सौतन फिल्म से वापसी हुई राजेश खन्ना की, ये बताया जाता है। कई फिल्में उस समय थी जो कि अच्छी चली थी, अमृत आई बाद में, अवतार, उनसे राजेश खन्ना ने पकड़ बनाने की कोशिश की और अच्छी पकड़ भी बना ली थी। और एक फिल्म थी इनकलाब, इनकलाब के साथ में एक फिल्म आई थी आज का एमएलए। इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो फिल्म थी जहां पर अमिताभ बच्चन का भी सितारा बुझ सा रहा था और यहां राजेश खन्ना का भी सितारा था वो भी बुझा हुआ जैसा महसूस हुआ था, क्योंकि एक समय तक आते आते दोनों की जो फिल्में थी वो लगभग एक ही कगार पर आ चुकी थी। इनकलाब और ये आपकी आज का एमएलए। तो ये बताया जाता है कि इनकलाब से कहीं ज्यादा स्टोरी जो अच्छी थी वो आज का एमएलए फिल्म की थी, लेकिन दोनों एक ही विषय पर आधारित फिल्में थी। तो किस तरीके से वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत राजेश खन्ना की उस फिल्म को दबाया जाता है, उसको उस समय वो प्रोजेक्शन नहीं मिल पाया जो अमिताभ बच्चन की इनकलाब जो फिल्म थी उसको जो प्रोजेक्शन मिला। आज अगर आप इन दोनों फिल्मों को देखते हैं यूट्यूब पर तो आपको किसी भी मामले में आज का एमएलए जो फिल्म थी वो नजर मतलब कम नहीं लगती है। तो कुछ इस तरह की बातें रही कि राजेश खन्ना ने जाने अनजाने में कई लोगों को नाराज किया। पहला तो मैंने आपको बताया सलीम जावेद साहब, और जब एक बार वो चीज हुई कि राजेश खन्ना जब भीड़ में पिछड़ते चले गए और उसके बाद में उनके लायक उनके मन मुताबिक सब्जेक्ट्स नहीं थे फिल्म्स में, यानी एंग्री यंग मैन का जो पात्र गढ़ा गया उसके लिए ये बहुत एक एक सोच करके ये काम हुए। राजेश खन्ना, ताज्जुब की बात है कि जो राजेश खन्ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे वो अचानक से ही पीछे हो जाते हैं और इतने ज्यादा पीछे हो जाते हैं, इतने ज्यादा पीछे हो जाते हैं कि भाई फिर वो वापसी हो ही नहीं पाती राजेश खन्ना की। और ये वही राजेश खन्ना है जिनके बारे में मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि उनकी लोकप्रियता के ये चर्चे थे कि आप मतलब मैं क्या कहूं कि लड़कियां उनकी कार के टायर से उड़ती हुई धूल से अपनी मांग भर लिया करती थी और खुद को सुहागन समझ लिया करती थी। लाठियां खा रही हैं लड़कियां और उन्हें कोई असर नहीं हो रहा, वो सिर्फ राजेश खन्ना को देख रही हैं। जैसे मीरा की भक्ति कृष्ण के लिए थी, सुदाम उस तरह से आप समझिए। और वो एक वक्त आता है कि नमक हराम फिल्म के बाद में राजेश खन्ना कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं कुछ तो नाम होता। एकदम से कोई डूबता है क्या, ये बताइए? एकदम से उभर सकता है इंसान? मैं तो ये कहता हूं राजेश खन्ना एकदम से भी नहीं उभरे थे, ना अमिताभ बच्चन एकदम से उभरे थे। आखिरी खत जो फिल्म थी ना वो राजेश खन्ना साहब की पहली फिल्म थी। उसके बाद में राजेश खन्ना ने कितनी सारी फिल्में दी। राजेश खन्ना लोगों को दिखाई दिए, उनके नोटिस में आए फिल्म आराधना से, और उसी तरह से अमिताभ बच्चन साहब भी आए। कई फिल्में फ्लॉप देने के बाद में करीब 13-14 फिल्में लाइन से फ्लॉप थी उनकी। उसके बाद में अच्छा ये सभी लोगों को मालूम था। तो लोग बाग राजेश खन्ना के नाजो नखरों से तो कम परेशान थे, लेकिन उनका जो ये बिहेवियर होता था कि जाने अनजाने में वो कुछ इस तरह की बातें बोल दिया करते थे जो लोगों को आहत कर देती थी। मैं ये नहीं कहता कि अमिताभ बच्चन ये चीज नहीं करते हैं, अमिताभ बच्चन का टेक्निक कुछ अलग है। जो मैंने नोटिस किया है, अमिताभ बच्चन खुल करके दूसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन उस तारीफ में कई बार ऐसा लगता है कि वो सिर्फ शब्दों से तारीफ कर रहे हैं।
अगर इतनी ही तारीफ सिर्फ शब्दों से ही तारीफ अगर करनी होती तो राजेश खन्ना भी ये तारीफ कर देते ना, तो राजेश खन्ना कुछ समय और इंडस्ट्री में चले होते। तो जब ये एक बार एंग्री यंग मैन का दौर आया कि एक था ना कि मौका भी सही था, दस्तूर भी सही था, काल परिस्थिति समय सब कुछ सही था। होता है ना कि जब आपको कोई चीज चेंज करनी हो तो काल परिस्थिति समय सब चीज की गणना लेकर के जब आप कोई काम करते हो तो उस काम के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन एक उभरता हुआ सितारा थे, ये एक इत्तेफाक की बात थी। अगर उस समय कोई उभरता हुआ सितारा इस तरह से नहीं होता तो राजेश खन्ना का समय बहुत ज्यादा लंबा होने वाला था। राजेश खन्ना एकदम से डूबते हुए कलाकार तो कभी थे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी एक्टिंग तो लास्ट टाइम तक भी आप देखिए, जो उन्होंने पंखे के लिए मॉडलिंग की आर बाल्की के निर्देशन में, मेरे फैंस तो मेरे ही रहेंगे, वहां तक भी भले ही उनके साथ में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी, वो उस समय खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो शूटिंग के लिए आए। अपना कोट वगैरह पहना, पुराना तरीका, और वो उनकी जिंदगी का आखिरी शूट था। उस समय तक भी राजेश खन्ना की तल्खियों का कोई जवाब नहीं था। आप देखिए उनकी फिल्म जो लास्ट में भी कई फिल्में उनकी बनी, कुछ ऐसी फिल्में जहां पर मतलब उनके लायक सब्जेक्ट नहीं थे वो, लेकिन फिर क्या मतलब होता है ना कि राजेश खन्ना को हम किस नाम से जाने, एक सुपरस्टार के नाम से जाने, एक फिल्म कलाकार के नाम से जाने, एक सांसद के नाम से जाने। आप देखिए कि उनका पॉलिटिकल जो जो मतलब मूवमेंट था बहुत अच्छा चला, उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो बहुत अच्छा चला, वहां उनमें समझ और बूझ है, वहां सब कुछ है, लेकिन जहां पर बात फिल्म इंडस्ट्री की आती है वहां पर राजेश खन्ना का सितारा एकदम बुझ गया। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि राजेश खन्ना का जो सितारा बुझा वो पूरी तरह से इसी कारण से बुझा कि जैसा कि राजेश खन्ना साहब के बारे में बताते हैं कि साहब वो घमंडी थे, वो एरोगेंट थे, वो ये थे, वो थे। अरे फिल्म इंडस्ट्री में कौन व्यक्ति एरोगेंट नहीं है, और क्या ये होता है कि जो व्यक्ति एरोगेंट नहीं है क्या वो बिल्कुल नहीं चलता? आज की तारीख में आप देखिए कितने लोग एरोगेंट हैं। आज तो सारे लोग एरोगेंट ही भरे पड़े हैं, और एरोगेंट होने के बाद में भी वो लोग चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो पीआर है या बहुत सारे ऐसे जो जो एजेंसीज हैं वो इनको चलाने का काम करती हैं। पॉलिटिकली भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे ऊपर अगर मैं पॉलिटिकल फिगर्स की बात करता हूं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जिनके बारे में लोग बाग जानते हैं, सब समझते हैं कि कैसे पॉलिटिशियंस हैं, ये वो है, लेकिन पलट पलट करके वही लोग आते हैं लोगों के सामने, सत्ता में आसीन वही लोग होते हैं। तो क्या ये सब चीजें किसी को हिट या किसी को फ्लॉप करने का कोई कोई कारण हो सकती है? मैं नहीं मानता कि ऐसी चीजें फ्लॉप या हिट होती हैं। कई बार गलत लोग भी इंडस्ट्री में चलते हैं, लाइमलाइट है, ये पॉलिटिक्स है या मीडिया है या क्रिकेट है, कोई भी चीज है, क्या आपने हमेशा अच्छे लोगों को ही चलते हुए देखा है? एक बार को चलो हम ये मान लेते हैं कि अच्छे लोग ही फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं, सफल लोग मतलब अच्छे लोग ही फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं, अच्छे लोग ही पॉलिटिक्स में चलते हैं, अच्छे लोग ही खेल की दुनिया में चलते हैं, चलिए मान लिया जाए ये चीज। तो इस तर्ज पर तो सारे लोग ही अच्छे होने चाहिए ना, लेकिन वास्तव में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि अच्छे नहीं होते हैं जो लोग चलते हैं। वो सफल हो सकते हैं, वो लोग सफल दिख सकते हैं हमको, लेकिन सारे लोग जो चल रहे हैं क्या वो सफल लोग हैं या अच्छे लोग हैं? वो सफल लोग हैं। और अमूमन यही देखा गया है कि अच्छे लोग तो कहीं धूल में मिल जाते हैं, उनका नाम भी नहीं होता है। कई बार मीडिया, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको हीरो या जीरो बना देती हैं। वही मीडिया थी जिसने शायद राजेश खन्ना को हीरो बनाया था एकदम से, और वही मीडिया थी जिसको राजेश खन्ना को जीरो बनाना था। आप आज की तारीख में अगर कोई भी ऐसा कोई कंटेंट डालते हैं या बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी बात, दिल की बात बताते हैं, जो राजेश खन्ना के समय के लोग थे, कि जो उस समय की सच्चाई आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक साजिश के तहत भी बात हो सकती थी। क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की चीजों को समझता हूं। आप खुद भी इस तरह से अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति ईश्वर या भगवान की इमेज रखता था, लोग कहते थे ऊपर आका और नीचे काका, काका यानी राजेश खन्ना, वो व्यक्ति एकदम से ही फिल्म इंडस्ट्री से कैसे आउट हो सकता था 1973 के बाद?
चाहे कितनी बड़ी आंधियां थी, चाहे अमिताभ बच्चन नाम की कितनी बड़ी आंधी थी। और दूसरी बात ये कि अगर राजेश खन्ना एकदम से फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो रहे थे, तो किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्मों, मतलब सारे लोग एक साथ आ रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन भी आए साथ में, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन भी साथ में आए। हालांकि ये सभी प्रतिद्वंदी थे। प्रतिद्वंदी, मैंने आपको बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब कितने ज्यादा बड़े प्रतिद्वंदी थे राजेश खन्ना, सॉरी, अमिताभ बच्चन के लिए। ऐसे ही अमिताभ बच्चन के लिए विनोद खन्ना कितने बड़े मतलब प्रतिद्वंदी थे। तो क्या राजेश खन्ना के साथ में अमिताभ की कोई फिल्म नहीं आनी चाहिए थी क्या इसके बाद? क्या किसी व्यक्ति ने इसके बारे में नहीं सोचा? अगर राजेश खन्ना की फिल्में अगर अमिताभ बच्चन के साथ में आती रही होती, दो चार लोगों ने ट्राई की होती, क्योंकि फिल्में तो बहुत सारे ऐसे लोगों की आई जो आपस में मनमुटाव चल रहा था। काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा साहब का मनमुटाव चल रहा था। दोस्ताना फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में बहुत ज्यादा मनमुटाव चल रहा था अमिताभ बच्चन साहब का। राज खोसला ने तो बहुत ज्यादा रो रो करके उस फिल्म को पूरा किया। उन्होंने तो अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा उस समय बुरा भला भी कहा कि भाई मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि अमिताभ बच्चन इस तरह का भी बिहेवियर कर सकते हैं मेरे साथ में। ये मैंने आपको बताया होगा पिछली अपनी वीडियोस में। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन क्या कभी आपने इस चीज पर गौर किया कि 1973-74 के बाद में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्म्स क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? अगर आई होती तो राजेश खन्ना भी दिखाई देते फिल्म इंडस्ट्री में। किसी एक सीन में तो कम से कम वो बाजी मारते अमिताभ बच्चन से। अगर किसी भी एक फिल्म में अगर उन दोनों के दो या तीन सीन भी होते तो कम से कम एक सीन में तो राजेश खन्ना बाजी मारते। ऐसा कुछ होता है कि 1973 के बाद राजेश खन्ना एकदम से गायब हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन एकदम शिखर पर आ जाते हैं। हालांकि वो शिखर पर जाने लायक ही है, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति इतना भी कम नहीं था, दूसरा व्यक्ति मतलब राजेश खन्ना, कि वो एकदम ही रसातल या एकदम ही पाताल में चला जाए। तो जब इस तरह से होता है ना, तो लगता है कि कहीं ना कोई चीज पीछे से काम कर रही थी, इस तरह की मशीनरी। हमेशा वजह ये नहीं होती है कि कोई लेट आ रहा है। अरे कोई लेट आ रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या एकदम से इसलिए है कि भाई कोई उसको फिल्म कोई काम ही नहीं मिल रहा हो, या एकदम उसको घसीट दिया नीचे की तरफ और फिर वो कभी उभरा ही नहीं वो व्यक्ति? हालांकि राजेश खन्ना ने बाद में जब कमबैक किया तो बहुत अच्छे तरीके से कमबैक किया। और वो कमबैक आप समझिए वो कब कर पाए? वो कमबैक तब कब कर पाए जब जब अमिताभ बच्चन जब पॉलिटिक्स में चले गए थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी को जब मतलब जब उन पर हमला हुआ था, मैं हमला ही कहूंगा, जानलेवा हमला हुआ था, और उसमें जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की, सुश्री इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद से जब अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में आ गए, उस समय मौका मिला था राजेश खन्ना को। लेकिन राजेश खन्ना ने पकड़ बना ली थी अपनी इंडस्ट्री में। उस समय भी कुछ फिल्में जो उन्होंने की, या तो फिल्में बहुत अच्छी चली या फिल्में नहीं चली तो उनके गाने बहुत अच्छे चले। कुछ फिल्में थी जिनके गाने बहुत अच्छे थे जो आज भी बहुत ज्यादा याद किए जाते हैं। नजराना फिल्म का गाना, नजराना फिल्म भी अच्छी थी। इससे पहले कि तू याद आए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अब देखिए, आप अलग अलग फिल्म के गाने सुनिए आप, है ना। कभी बेकसी ने लूटा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है हमें जिंदगी ने मारा, है ना। दिल में आग लगाए सावन का महीना, तूने मुझे जो जख्म दिए उन जख्मों को नहीं सीना, नहीं जीना नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। एक फिल्म आई थी ऊंचे लोग, आप देखिए, गाने सुनिए आप यार। हम्म आज तू गैर सही प्यार से बैर सही, हम तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। दिल क्या चाहे, एक गाना था, झिनझिन तारा, झिनझिन झिनझिन तारा, तू मेरा क्या लगे ओ साथिया। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। आप सौतन देखिए, जिंदगी प्यार का गीत है। आखिर क्यों देखिए आप अवतार देखिए, आप अमृत देखिए। हम्म
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ फिल्में हैं जो बहुत अच्छी चली थी उस समय पर। लेकिन अब फिर दोबारा से जब अब बच्चन साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो दोबारा से राजेश खन्ना का सितारा फिर कहीं गायब हो जाता है। राजेश खन्ना के बारे में लोग सिर्फ बात करते हैं 73, उसके बाद का क्या रहा ये कोई बताने की जहमत नहीं फरमाता। ना हमें कोई ऐसा स्रोत मिलता है जो इन सब चीजों पर काम करता है। मैं जहां तक पर्सनली समझता हूं कि राजेश खन्ना में बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी खामियां थी, ये माना। जैसे और लोगों में भी खामियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथ किया वो वो कुछ साजिश के तहत भी किया हुआ है। आप समझिए कि इन चीजों में आप देखिए कि एक एक व्यक्ति है जिसमें सब कुछ है, पॉलिटिकली वो साउंड है, सब कुछ तरीके से साउंड है सारा, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उसको सबोटाश कर दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री से हटा दिया जाता है। उसके बारे में अगर आप सुनते हैं तो सिर्फ बुरी बातें ही सुनते हैं। उसके बारे में आप सुनते हैं तो सुनते हैं कि भाई चमचा थे, ये थे, वो आदत ऐसी थी, ये थी। अरे जब वो हिट थे राजेश खन्ना साहब, उस समय लोगों ने क्यों नहीं बोला इस बात को? जो चमचे थे वही बाद में बुराई कर रहे हैं उनकी, ऐसा भी माना जा सकता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के 5 या 6 दोस्त हैं, राजेश खन्ना के 3 या 4 या 5 जितने भी दोस्त हुआ करते थे उससे ज्यादा उनके कोई दोस्त थे नहीं, और वो उन्हीं से ही अपने दिल की सारी बातें करते थे। और राजेश खन्ना बड़े जज्बाती इंसान भी रहे हैं, जिसके लिए किया पूरी तरीके से किया। बहुत लोगों की मदद की फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ कि उन्होंने गरीबों की मदद की, और इस तरह से मदद की कि कोई कर नहीं सकता चीजों को। मतलब आप समझिए कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर के जो उन्होंने मदद की, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में बहुत ज्यादा विस्तार से। उन फेजेस की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं देता। राजेश खन्ना ने जितने लोग उनके साथ रहते थे सबको खुश रखते थे, है ना। लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा सामने कहा, ऐसा नहीं कहा कि दो बातें कही, सामने कहा। अमिताभ बच्चन को भी सामने कहा, कभी कोई बात बोली, जैसे राजकुमार सामने बोलते थे। लेकिन वहीं अगर अमिताभ की बात किया जाए, अमिताभ डिप्लोमेटिक तरीके से भी बात करते हैं, बताते हैं साहब। अमिताभ बच्चन का जो जवाब होता है वो एक ही मतलब नहीं रखता, कई बार जो बोलते हैं उसके 2 या 3 मतलब होते हैं। अमिताभ बच्चन भी कभी किसी के सगे नहीं रहते। जब जिस चीज को पावर में देखते हैं वो हमेशा उसके साथ चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद देखिए इस चीज को। जब कांग्रेस पावरफुल थी, अमिताभ बच्चन कांग्रेस के साथ में थे। जब कोई और पार्टी पावरफुल थी तो अमिताभ बच्चन उनके साथ पावरफुल थे। अमिताभ बच्चन वक्त देख करके कई बार मतलब अपना जो पैंतरा होता है उसको चेंज करते हैं। ये बताया जाता है कि सलीम जावेद के सलीम साहब ने जो फिल्म थी, क्या कहना चाहिए आपकी, मिस्टर इंडिया के लिए अप्रोच किया था। किसको? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया उस फिल्म को करने से। लेकिन जब उसी विषय पर मिस्टर इंडिया आई तो अमिताभ बच्चन को भी जादूगर और तूफान फिल्म करनी पड़ी। जबकि आप देखिए मिस्टर इंडिया का जो टाइटल है ना, मिस्टर इंडिया, वो अनिल कपूर के लिए जाता ही नहीं है, क्योंकि मिस्टर इंडिया अगर कोई हो सकता था तो वो अमिताभ बच्चन हो सकता था। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन अगर मिस्टर इंडिया में होते तो क्या कमाल होता। मैं ये नहीं कहता कि अनिल कपूर ने कमाल नहीं किया। अनिल कपूर की एक्टिंग एक अलग लेवल की एक्टिंग है। उन्होंने जो किया वो ब्रह्मचारी वाला जो तरीका था उनका, शम्मी कपूर और राज कपूर वाला टेक्निक जो उन्होंने, ईश्वर, या वो वैसे भी डाई हार्ट फैन रहे हैं राज कपूर साहब की। तो अनिल कपूर की एक्टिंग, भाई अनिल कपूर की एक्टिंग है, मैं उनकी एक्टिंग तो मुझे बहुत गजब की लगती है अनिल कपूर की। उसके बारे में भी बात करेंगे कि जब उन्हें रेशनेस में आना होता है तो वो बहुत खतरनाक लगते हैं। जैसे फिल्म तेजाब, वहां उनमें अनिल कपूर का कट, उनमें वो राज कपूर वाला कट नहीं है। लेकिन जहां वो बात बड़ी सिंपल बात करते हैं वहां वो राज कपूर की तरह हो जाते हैं। हालांकि वो नकल नहीं होती है, झलक आती है अनिल कपूर में, राज कपूर की। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिक्स या ये चीजें रही राजेश खन्ना के साथ में,
राजेश खन्ना ने आंखें मूंद करके काम किया। उन्होंने देखा नहीं कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या चीज हो रही है ना। मेरे जमीन है वो मेरे नीचे से खिसक खिसक रही है। राजेश खन्ना ने सोचा कि सब सही चल रहा है। होता है ना कि जहाज में कब छेद हो गया पता नहीं पड़ा, पानी चल रहा है, आ रहा है। राजेश खन्ना ने परवाह नहीं की। राजेश खन्ना को लगा कि यार मेरा जहाज इतना बड़ा टाइटैनिक है कि वो कभी डूब नहीं सकता, जबकि यही हुआ कि साहब टाइटैनिक को ही डूबना था। और जितने जहाज ये थे कि जिन पर क्लेम नहीं था, जिन पर कोई क्लेम नहीं था और जो कभी भी डूब सकते थे, जिनके बारे में यह था कि ये तो कभी भी डूब सकते हैं, वो जहाज कभी नहीं डूबे। मैं यहां अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे छोटे छोटे कलाकार भी चले जिनको कोई एक्टिंग का ए नहीं आता था, वो लोग भी चले और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, मतलब उनका नाम हुआ, सब कुछ हुआ। आज भी ऐसे ही लोगों से भरे पड़ी है फिल्म इंडस्ट्री, जो टैलेंटेड तो इतने नहीं है लेकिन सिर्फ लाइमलाइट में बस रहना उनका काम होता है, इधर उधर से कुछ करना, ऐसे करना, कभी कभी कहां कभी कहां। अब देखिए करण जौहर या उन जैसे लोग, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर एक या दो फिल्में अगर उन्होंने अच्छी बना दी तो आप देखिए कि लोगों की नजर करण जौहर पर 1998 से लेकर अब तक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उनके सरोज खान नहीं, फराह खान देखिए, उनके भाई को देखिए आप, क्या इन्होंने बहुत ज्यादा कोई बढ़िया कोई ऐसा कर दिया कि कोई किला फतेह कर लिया या कुछ। लेकिन एक बार जब ये लोग आए फिल्म इंडस्ट्री में तो पकड़ लिया इन लोगों ने, उस सिस्टम को पकड़ लिया, उस सिस्टम के साथ रहे, उस सिस्टम की निगहबानी में रहे, है ना। वो चीजों को पॉलिटिकली, उस चीज को करते हैं ना कि भाई मीडिया के साथ में आप कोई काम मिल करके करते हैं तो आप कभी भी नीचे नहीं जाते। राजेश खन्ना इन सब चीजों से अनभिज्ञ थे। वो सिर्फ अपने उन्हीं लोगों के बीच में घिरे रहते थे जो उनके साथ थे, व्यवस्था थे। अब चाहे आप उनको चमचागिरी कहें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन दोस्त होते हैं ना, वो चुने हुए लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोस्ती आप हर एक से करते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सही था, सच बात थी कि राजेश खन्ना से जब भी जो लोग मिलने आते थे ना, वो हमेशा राजेश खन्ना उनसे मिलते थे, बाकायदा बहुत अच्छा समय दिया जाता था। और वो भी एक समय आया कि जब राजेश खन्ना के घर पर कोई आता नहीं था, उनके घर में हमेशा सन्नाटा रहता था। तो जब भी कभी कोई लोग मिलने जाते थे, एक बार एक एक बच्ची और मां उनसे मिलने पहुंची। आप बताएं, राजेश खन्ना साहब खुद कार को चला करके मार्केट गए और वहां से वो थम्स अप, फेंटा, इनकी बॉटल्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह लेकर के आए, खुद चला करके गए गाड़ी। मैं ये नहीं कहता कि खुद चलाना गुनाह होता है, लेकिन आप उस समय से कंपैरिजन करो जब उनके गेट के बाहर लाइन लगी रहती थी, हजारों लोग खड़े रहते थे, लाठी चार्ज होता था। कार्टर रोड का जो पुलिस स्टेशन है वो उन्हीं की देन है, राजेश खन्ना साहब की देन है कि अगर ना तो उनके आशीर्वाद के बाहर वो जमावड़ा होता, ना वो पुलिस स्टेशन खुलता। और एक वो राजेश खन्ना और एक ये राजेश खन्ना जो अकेले अपनी कार में जा रहे हैं, कार भी मारुति, कार से गए, वहां से उन्होंने फेंटा की या थम्स अप की बोतल्स उठाई बड़ी, वहां से लेकर के आए, खुद अपने हाथ से सर्व किया और फिर बातें की। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि फॉलिंग ऑफ स्टार और राइजिंग ऑफ स्टार, लेकिन आप देखिए कि कहां से वो आदमी कहां गिरा है जा करके। मैं जी तो खैर वो भी रहे थे, हम भी। ये है कि ये नहीं है कि भाई ईश्वर है और दिन है, जिंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि एकदम से इतना ज्यादा कोई टर्निंग आ जाए आदमी की जिंदगी में कि वो इतने बुलंदियों से आकर के इस तरह की अवस्थाओं में आ जाए। खैर, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजेश खन्ना जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करते थे अपने समय में, और ये मरते दम तक भी उनके नाम का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने का जो क्रेडिट है ना, वो राजेश खन्ना के नाम पर था। तो इस तरह से राजेश खन्ना सिस्टम को लेकर के भी चलते थे। ऐसा नहीं था कि वो हर जगह पर ही अनुशासनहीन है और ये है वो है। आपको मालूम है ना कि कुछ चीजें जब कोई किसी को बदनाम करने पर आता है ना, आप देखिए रोड के सहारे अगर एक आदमी पिट रहा है तो जो पीट रहा है वो तो किसी कारण से पीट रहा है, लेकिन कुछ लोग जो आसपास है जिन्हें उस घटना का पता ही नहीं है, वो लोग भी आएंगे और पिटते हुए आदमी को ही मारेंगे। आप देखिए, ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो पिटते हुए आदमी को मारेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि भाई क्या बात है, क्यों पीट रहे हो।
तो ये दुनिया है साहब, जब एक बार किसी का पिटना या नीचे आना शुरू होता है ना, तो सब लोग उसके खिलाफ ही काम करते हैं। अब चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब एक बार कोई किसी को हाइप करता है ना, तो लोग बस सिर्फ उसको ही बढ़ावा देते हैं। जो पिट रहा है उसको और पीटते हैं। एक गाड़ी जो लेट हो जाती है ना, ट्रेन, तो सिर्फ उसी को ही पीटा जाता है बार बार, क्योंकि अगर उसको नहीं पीटेंगे, उसके चक्कर में दूसरी ट्रेन लेट हो जाएंगे। तो ये रेलवे का भी नियम है, ये दुनिया का भी नियम है, ये फिल्म इंडस्ट्री का भी नियम है, ये सभी चीज का नियम है। बहरहाल आज की इस वीडियो में अपनी बात मैं यहीं खत्म करता हूं। अगली बार मैं आपसे फिर मुखातिब होता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बट जाने से पहले मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरे सब्सक्राइबर जरूर बने। आप हमारे भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं। प्लीज 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 मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से एनालिटिकली कोई भी अपनी बातों को नहीं बताता, और ये जो मैं चीज बता रहा हूं इसमें मैं अपना तरफ से, ये विचार मेरे हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई रही है जिसमें मैंने जिक्र दिए ना आपको फिल्मों के, पूरी तरीके से सच्चाई है। आप चाहें तो आप इसको अपने तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो चलता हूं, कल आपसे मिलता हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। बाय।